हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। हाँ, इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें मैंने प्राचीन शिक्षा प्रणाली को और जो आधुनिक जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस रहेगा स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली को, है ना। हायर एजुकेशन में जो जो डेवलपमेंट हुए हैं स्वतंत्रता के बाद, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद जो कमेटियां बनी हैं उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे और उनकी सिफारिशों को देखेंगे और उसका रिजल्ट भी देखने वाले हैं कि क्या उस कमेटी के द्वारा सिफारिश किया गया था, उसके बेस पे क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिला है अपने स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, है ना। ये हमारा लगभग शिक्षा प्रणाली को होकर के लास्ट वीडियो लेक्चर रहेगा। उसके बाद हम अलग अलग संस्था के बारे में देखेंगे, जैसे यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, है ना। तो इन सब संस्था के बारे में अलग अलग जो बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के संस्था हैं, उनको अलग अलग करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर पूरा रहेगा स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली में, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही, जैसे कि हमने जाना, सभ्यता की शुरुआत से ही हमने भारत की पहचान एक ज्ञान केंद्र के रूप में है। जैसे बहुत सारे हमारे आर्यभट्ट, चाणक्य हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने देखा अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। प्राचीन काल में हमारे पहले से हमारे जो भारत देश के लोगों के द्वारा ज्ञान का केंद्र था हमारा भारत देश, है ना। तो भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में वर्षों से काया पलट परिवर्तन चुनौतियां देखी जा रही, यानी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिक आधारित शिक्षा प्रणाली ने आंखों लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। तो पहले हमने पढ़ा भी था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली था, अभी जाकर के हम अलग अलग टेक्नोलॉजी, IIT बेस्ड हो गया, NIT हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हम सेंट्रली इंस्टीट्यूट के द्वारा आज पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब हमारा टेक्नोलॉजी और हमारा जो ज्ञान का लेवल हो कितना इंक्रीज हुआ है हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो कमेटी गठित हुआ था वो है हमारा राधा कृष्णन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, बता दूं मैं, यहाँ पर हम 10 से 12 कमेटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, है ना। तो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो ये जैसे राधा कृष्णन आयोग हो गया, ये कब बना था, 1948 और 1949 के करीब में ये बना था। इसके बारे में डिटेल में समझना है हमें। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए, किसकी अध्ययन करने के लिए, विश्वविद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करने वाला यह प्रमुख आयोग 1948 और 49 में राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, अगर राधा कृष्णन आयोग नहीं दिया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग करके दिया गया है ना, तो भी आपको किसको बनाना है, राधा कृष्णन आयोग के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो इस चीज को भूलेंगे नहीं, इस पॉइंट को याद रखेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए विशिष्ट उद्देश्य से नियुक्त किया गया था। मतलब जो भी स्थितियां थी उस टाइम यूनिवर्सिटीज की, उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए और वर्तमान स्थिति में क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इसको बताने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। राधा कृष्णन, जिसको क्या बोला जा रहा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। ठीक है, इसका मेन पॉइंट को भी देखेंगे। ये सब रफली मैं हमारे इसको क्या बैकग्राउंड को हमें समझना बहुत जरूरी है ना। किसी चीज को हम डायरेक्टली अगर डेट को पढ़ने लगे कि इस डेट में बना थी, इस सन में इसका ये है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। थोड़ा हमें बैकग्राउंड को भी जानना बहुत जरूरी होता है कि क्यों गठित किया गया है और उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिला है। तो ऐसी राधा कृष्णन आयोग की रिपोर्ट का एक प्रमुख अध्याय विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम की जो भाषा की समस्या के लिए समर्पित था। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि भाषा को लेकर के, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा को लेकर के सरकारी भाषा घोषित करने की कोशिश की गई थी, है ना। तो अंग्रेजी भाषा को ही उन्होंने प्रीफर किया था, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो यहाँ पर एक बात ये भी रखी गई कि हमारी भाषाओं पर भी हमें अपना शिक्षा व्यवस्था को किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात थी ये, है ना। आगे देख लेते हैं। और आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि ग्रेट ब्रिटेन, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, क्या था, विश्वविद्यालय अनुदान समिति था, उसी के तर्ज पे भारत में भी क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए आपका, यहाँ पे लिखा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। तो क्या बोला कि जिस प्रकार ब्रिटेन में क्या है विश्वविद्यालय अनुदान समिति, वैसे ही हमारे भारत देश में भी क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना को लेकर के इन्होंने सिफारिश किया था, जिससे क्या होगा कि विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क हमें करने में आसानी होगी। तो इसी का परिणाम था कि विश्वविद्यालय, इनकी सिफारिश को ही, राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश को ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा माना गया। और 1956 में, है ना, इस चीज को देखो यहाँ पे लिखा है, यह आखिरी सिफारिश 1956 में वास्तविकता बन गई। मतलब जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्लियर हो रहा है यूजीसी की स्थापना हुआ कैसे है। तो संसद जो हमारे देश की पार्लियामेंट होता है उनके द्वारा एक क्या लाया गया है, एक्ट लाया गया है,
विधेयक लाया गया है ना। अब देखिए दो तीन टाइप के हम विधेयक के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लो संविधान में जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जिसके बारे में दिया गया, जिस भी संस्था के बारे में दिया गया ना, उसको संवैधानिक आयोग बोला जाता है। लेकिन जिस भी उस संविधान में जिस आयोग के बारे में या जिस संस्था के बारे में नहीं दिया गया है, अगर उसको केंद्र सरकार अधिनियम ला करके, एक्ट ला करके जब पास कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बोले तो वैधानिक आयोग बोला जाता है, इंग्लिश में स्टेटरी बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है, वैधानिक आयोग या फिर सांविधिक आयोग। ठीक, अब आते हैं भारत का संविधान। अब देखिए इसी को चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डिटेल में हमें, है ना, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे, तो इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान उच्च संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में संसद को विशेष अधिकार देता है। जिससे संविधान में बोला गया है कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें संसद क्या कर सकता है, विशेष अधिकार है संसद को कि हायर एजुकेशन को लेकर के भी वो नियम बना सकता है। तो उसी का यूज करके संसद के द्वारा, भारत के पार्लियामेंट के द्वारा 1956 में आपका क्या बनता है, यूजीसी का गठन होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी का जो गठन है वो किसकी सिफारिश पे की गई है, तो आपको राधा कृष्णन आयोग याद होना चाहिए। तो राधा कृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो ये डेट भी याद रख लेंगे। अब ये इसके मेन सिफारिश है जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम सेकंड चलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको याद रखना है, मुदलियार आयोग के नाम से याद था, जो जिनके नाम पे था, जो अध्यक्ष था कौन था, मुदलियार करके था, है ना, जो भी हमारे जो प्रोफेसर रहे होंगे, तो उनके सिफारिश किसके लिए था, माध्यमिक शिक्षा। मैंने बताया था 3 स्तर की शिक्षा प्रणाली थी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर। प्राथमिक में पहली से लेकर के 8वीं तक का था, और माध्यमिक में लगभग 9 to 12 की बात हम करते थे लगभग, है ना। उसके बाद हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस है उसको तृतीय के स्तर में रखा गया था, तो या फिर उच्च स्तर में रखा गया था। तो ये मेनली किस पे था, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, मतलब माध्यमिक स्तर के जो स्टडी लेवल है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पर बात करने के लिए इनका गठन किया गया था। आपको इसमें क्या करना है, देखिए हमारा जो कॉलेजेस के जो एग्जाम है वो उच्च स्तर में आता है, तृतीय के स्तर में आता है, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट आपको याद होना चाहिए कि गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1952 को। याद रखना, 23 सितंबर 1952 को मुदलियार आयोग का गठन किया गया था, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस टाइम। कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में की गई थी। याद रखेंगे, ये कहाँ थे, मद्रास यूनिवर्सिटी के क्या थे, ये कुलपति थे उस टाइम। क्लियर, हमने पढ़ा भी था, जब हम वो पढ़ रहे थे, जो है ना, ब्रिटिश कालीन जब पढ़े थे, 3 विश्वविद्यालय की बात हमने किया था, बम्बई और आपका कोलकाता और मद्रास। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना देखा है। तो मद्रास में जो उस टाइम कुलपति थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको बोलते हैं मुदलियार आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसी को भी याद रखेंगे। ठीक है, आयोग की नियुक्तियों के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या थे, तो भारत के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना, और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु के बारे में बताना, है ना, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध हम कैसे बना सकते हैं, प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा के संबंध को कैसे हम करें, जिससे सभी स्तर में सभी शिक्षकों, सभी स्तर में आपस में सामंजस्य बैठा हुआ है ना। और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं जिनके बारे में उन्होंने बोला था, नॉर्मली मैंने लिखा है यहाँ पर। इनका सिफारिश क्या क्या थी देख लेते हैं। 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। इनका पहला सिफारिश यह था कि 4 या 5 वर्ष तक की आपको प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, मतलब एमसीक्यू बेस्ड आपको एग्जाम पैटर्न को अपनाने की बात कही इनके द्वारा कही गई थी। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाना चाहिए, मतलब थोड़ा ग्रेडिंग की बात की है ना। और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे कि गणित, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत। इसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो अनिवार्य रूप से उनको पढ़ाना चाहिए बच्चों, क्योंकि जब साइंस के बिना, गणित के बिना, कला के बिना आप डेवलपमेंट अच्छे से आपका नहीं हो सकता। 3 4 5 पॉइंट है जिस बात याद रखेंगे, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला कमेटी। आपको बस याद रखना है कि मुदलियार कमेटी क्या था, है ना, किनके बारे में बात की गई थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में बात की गई थी, और कब बना था, तो 23 सितंबर 1952 को। ये आपको याद होना चाहिए, 23 सितंबर 1952। क्लियर, अब हम चलते हैं अपना थर्ड पे। थर्ड आता है कोठारी आयोग। ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाएगा भी, अभी भी इंपॉर्टेंट है ये। कब गठित हुआ था, 14 जुलाई 1964। 1964 याद रखेंगे, 1964, 14 जुलाई 1964 कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग है। तदर्थ मतलब ये होता है कि कुछ टाइम बाद इसको नष्ट हम कर देते हैं, और ऐसा हुआ भी है, अभी देखेंगे, है ना। तदर्थ मतलब क्या होता है, जो अस्थायी है। तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया,
तथा 29 जून 1966 को इसको भंग कर दिया गया। मतलब इसकी जो कमेटी की सदस्यता थी सबको समाप्त कर दी गई। मतलब सिंपल सी बात है कि इनको जो सिफारिश करने के लिए, जो भी सुधार कार्य करने के लिए जो भी सिफारिश इनको देना था, वो 14 जुलाई 1964 से स्टार्ट हुआ। और जब 29 जून 1966 जब आया ना, जब इन्होंने अपने क्या करते हैं, अपनी जो सिफारिश है उसको सरकार को देने के बाद जब सबमिट कर देती सरकार को 29 जून 1966 में, उसके बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। ठीक, इसका गठन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। किनकी अध्यक्षता में की गई थी? इसको दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इनका नाम है कोठारी आयोग। और ये उस टाइम क्या थे? यूजीसी जो मैंने पढ़ा ऊपर में, जो 1956 में बना है यूजीसी, उसके अध्यक्ष थे वो। ठीक, क्लियर। तो कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का छठा आयोग था, लेकिन यह भारत के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से निपटने के लिए नियुक्त पहला आयोग था। मतलब एक बहुत बड़ा आयोग था जो पूरे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसमें जो भी समस्याएं हैं उनके लिए बड़े लेवल पे इस कमेटी का गठन किया गया था। और इसको गवर्नमेंट के द्वारा उतनी पावर दी गई थी, तब उतनी पावर दी गई थी कि आप अच्छे से इसकी स्टडी करें और उसके बाद हमें रिपोर्ट आप सौंपें, जिससे हमें शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने का ऑप्शन मिल सके। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोठारी आयोग। ठीक है, अब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोठारी और राधा कृष्णन आयोग से क्वेश्चन आया ही आया है ना। बट हम क्या है, इस बार थोड़ा कंपटीशन हमारा हाई है, थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा आयोग के बारे में भी देख लेंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो कोठारी आयोग में 20 सदस्यों का एक कोर ग्रुप था। आयोग ने 20 विदेशी सलाहकारों के एक पैनल से परामर्श, देखिए इसमें किसमें, विदेशी लोगों से भी, फॉरेनर से भी, हम लोग अलग अलग फॉरेन में अलग अलग भी एजुकेशन के फील्ड में जो अच्छा काम किए थे उनसे भी हमने पैनल बना करके परामर्श लिया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, स्वीडन से थे। वे शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, है ना। तो जो शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों से, चाहे उसके लिए फॉरेन के लोगों से भी हमें सुझाव लेना पड़ा तो भी लिए गए थे। इसमें 19 कार्य समूह कार्यबल था। तो ये आपको खैर याद नहीं रखना है कि इतने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से उन्होंने सजेशन लिया है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बस एक नॉलेज के लिए है कि वो कितना बड़े लेवल पे इसको किया गया था। ठीक है, 21 महीनों की अवधि में आयोग ने 90,000 लोगों का साक्षात्कार लिया था, जो विद्वान, शिक्षक और वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लोगों से इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। सिंपल सी बात है, रिसर्च ही है ना। अलग अलग लोगों को साक्षात्कार किया, उनसे रिव्यू जाना, फीडबैक जाना, उसके बेस पे इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या था। ठीक है, तो फाइनली रिपोर्ट को कब सबमिट की? 29 जून 1966 को। तत्कालीन शिक्षा मंत्री, उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे? MC छागला जो थे उस टाइम शिक्षा मंत्री थे। इसको याद रख सकते हैं नाम को, है ना। कोठारी आयोग के समय शिक्षा मंत्री क्या थे? MC छागला को सौंप दी, किनके द्वारा? 29 जून 1966 को कोठारी, जो कि वहाँ पे क्या है, तत्कालीन क्या थे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के UGC के चेयरमैन थे, मतलब अध्यक्ष थे। ठीक है, अब सिफारिश देख लेते हैं इनका। सबसे पहला सिफारिश इनका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा भी जो मिलता है राइट टू एजुकेशन के तहत, है ना, वो किसके, कहाँ से स्टार्ट हो गया था? तो ये हुआ था आपका कोठारी आयोग के सिफारिश पे। ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट। भाषा के बारे में बात किया था, जैसे मैंने पहले ही बोला था, राधा कृष्णन आयोग भी भाषा के बारे में बोला था, लेकिन डिटेल में अच्छे से नहीं बोल पाया था। तो यहाँ पर यह बोलता है कोठारी आयोग के, आयोग ने राज्य स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला अपनाने की सिफारिश की। इन्होंने क्या बोला कि त्रिभाषा फार्मूला को हमें अपनाना चाहिए। इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की एक भाषा को हिंदी भाषा राज्यों में बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भाषा जो हम तमिल तेलुगु बोलते हैं ना, कन्नड़ हो गए, केरला हो गए, इधर के लैंग्वेज पूरा डिफरेंट होता है। तो इनका कहना यह था कि 3 भाषा में, एक तो हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा आप साउथ के एक भाषा को ले सकते हैं, जिससे हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा और देश आपस में, हर राज्य के बीच में आपस में सामंजस्य होगा, संबंध बैठेगा। ठीक है, इनका उद्देश्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना था। और ये भी देखा जाना था, अगर हम ऐसा लागू करते तो क्या होता, साउथ में भी हिंदी और अंग्रेजी को भी लोग सीखते हैं, क्योंकि उनका लैंग्वेज होता है एक, और साथ में हिंदी या फिर अंग्रेजी होता, तो उन लोग को भी कंफर्ट महसूस होता। तो ये भी उनको सिफारिश था, मतलब त्रिभाषा फार्मूला को ये सिफारिश किए थे, है ना। कोठारी आयोग ने क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे कि अंग्रेजी को बढ़ावा देना आदि की सिफारिश भी की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने ही देसी भाषा कोई, क्षेत्रीय भाषा कोई प्रीफर करें, आप बाहर की भाषा को भी पढ़ सकते हैं, बट त्रिभाषा फार्मूला याद रखना है। कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त सेवा शर्तें प्रदान करने एवं उन्हें निष्कर्षों को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की भी सिफारिश की गई है। मतलब टीचरों के लिए बात की गई थी। सिर्फ कुछ लाइन्स हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कोठारी आयोग ने लड़कियों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आदिवासी लोगों की शिक्षा,
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया था, मतलब इनको भी कुछ मिलना चाहिए, इन्होंने ध्यान केंद्रित किया था जब ये रिजर्वेशन कैटेगरी की बात। चूंकि विज्ञान और गणित किसी भी राष्ट्र के विकास का अभिन्न अंग है, इसलिए कोठारी आयोग ने गणित और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की भी सिफारिश की थी। मतलब गणित और विज्ञान को तो आप पढ़ें, इनका कहना यही था, क्योंकि गणित और विज्ञान से ही सिंपल सी बात है आगे हम बड़े बड़े रिसर्च कर पाते हैं ना। आयोग ने स्नातकोत्तर स्तर के अनुसंधान, प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं धन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए सुधारों की भी आवश्यकता की गई थी। सिंपल सी बात है, जो प्रशिक्षण, पर्याप्त पुस्तकालय होने चाहिए, प्रयोगशाला, इन सब बारे में बात की। मतलब टोटली क्या देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की बात, रिसर्च की बात होना चाहिए। अब देखते हैं इन्होंने जो सिफारिश किया उसमें क्या क्या चीज़ों को माना गया, और यही हमें दिखता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 में यही चीज़ हमें देखने को मिला। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले तो त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया गया 1968 में। एक पॉइंट ये हो गया, जो त्रिभाषा फार्मूला है ना, ट्राई लैंग्वेज जो फार्मूला था उसको उन्होंने बोला था, उसको यहाँ पे मानने की थोड़ा एक तो गति दिखी। कब? जब 1968 में इसको पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसको माना गया। उसके बाद प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आए हैं, जो फर्स्ट है ना। तो जो 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी, यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर निर्भर था। तो ये भी चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो 24 जुलाई को कितना, 24 जुलाई 1968 में जो एक राष्ट्रीय प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया था ना, वो किस पे डिपेंड है? पूरा पूरा कोठारी आयोग पे आधारित है, ठीक है। कोठारी आयोग के अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 करने की बात भी की गई थी। जो 10वीं होता है, 10वीं तक एक साथ चले, फिर +2 मतलब 11वीं 12वीं, और +3 मतलब कॉलेज। इस पैटर्न में हमारा एग्जाम होना चाहिए, इसकी भी बात अभी जैसे होता है ना 10th बोर्ड, उसके बाद 12th बोर्ड, उसके बाद कॉलेज। तो इसी पैटर्न को 1972 में इसको संरेखित किया गया, लागू किया गया। समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला त्रिभाषा फार्मूला होना चाहिए, जिसको 1968 में हमें इम्प्लीमेंट किया। 1966 में उन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था, बड़े लेवल पे था ये बात, है ना। और उसके बाद उन्होंने अनुशंसा भी ये भी की थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 के पैटर्न में हमें करना चाहिए, जिसको 1972 में है ना गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया जाता है और उसको अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस डेट को भी याद रखेंगे कि 10+2+3 पैटर्न कब से लागू है, तो 1972 से, ठीक है। कोठारी आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यह विधेयक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पे लाई गई है, तो यही याद रखना आपको, कोठारी कमीशन के, कोठारी कमीशन हो गया ना, समझा दिया मैं, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर आया है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्लियर? अच्छे से रट लें इसको। यह बताया गया कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था, उसको स्टार्ट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा इसको संसद में पारित कराया गया था, उसके बाद राजीव गांधी उस टाइम थे, है ना। तो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, किनके द्वारा नेतृत्व में कराया गया था इसको, तो प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? राजीव गांधी जी थे, है ना। तो कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत में शिक्षा क्षेत्र को राष्ट्रीय निकायों, राज्य निकायों और केंद्रीय बोर्ड में विभाजित किया गया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो शिक्षा है उसको राज्य के लिए भी कुछ राष्ट्रीय निकाय है, जो हमारे है ना, जो बोलते हैं ना म्यूनिसिपैलिटी या फिर जो नगर पालिका, नगर निगम, इनको भी थोड़ा बहुत अधिकार देना चाहिए शिक्षा को लेकर के, ताकि शिक्षा का लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच हो पाएगा। तो आप मेनली आप ये याद रखना है कि आपको कोठारी आयोग की सिफारिश से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क बात की गई थी, भी हमें देखने को मिलेगा आगे। और आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इम्पोर्टेंट होना ही होना है 1986 का, किसके सिफारिश पे है वो? कोठारी आयोग की सिफारिश पे, ठीक है। अभी लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। अब आते हैं राम मूर्ति समिति, जो 7 मई 1990 को बना है, ठीक है। इसका काम क्या था? देखिए, समिति की नियुक्ति 7 मई 1990 को की गई थी और 9 जनवरी 1991 को संसद में ये पेश कर दी अपनी रिपोर्ट। 7 मई 1990 को हुआ और 9 जनवरी को 1991 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने बनाया था 1986 में, इसके लिए थोड़ा देखने के लिए क्रियान्वयन कितना कार्य कर पा रहा है, कितना इसमें कुछ कमियां हैं, जो भी ढूंढने के लिए ना हमें इस कमेटी बनाई गई थी, राम मूर्ति कमेटी। और दूसरा एक है यहाँ पे लिखे जनार्दन रेड्डी समिति, जो 1992 में बना है।
ये 2 कमेटियों को बनाने का फिर रीज़न यही था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो आया है, जो विधेयक के द्वारा हमने पास करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बनाया था, वो कितनी अच्छे से काम कर रहा है, जो इनका मेन मोटिव था वो कर पा रहे कि नहीं पा रहे, इसके लिए इनको बनाया गया ताकि जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के समितियों के सिफारिश के परिणाम स्वरूप 1992 में, है ना, 1992 में, तो देखो 90 और 92 में दोनों गठित होती है, दोनों सिफारिश देते हैं, तो 1992 में इसका इफेक्ट पड़ता है कि कुछ संशोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देख लेते हैं क्या क्या सिफारिश थी। एक सिफारिश, एक समान स्कूल प्रणाली के में सभी के लिए एक समान स्कूल प्रणाली होना चाहिए। शिक्षा में असमानताओं को दूर करना, मतलब लोगों के विशेष आदिवासी लोग हैं कि किसी कर्मियों के लोग हैं, बुनियादी सुविधाओं के जो अभाव में रहते हैं, उनको भी शिक्षा का पूरा अवसर मिलना चाहिए। महिला शक्ति को बढ़ावा देना, महिला शिक्षकों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं क्योंकि भागीदारी उनका बढ़ाना था। ये सब इनका सिफारिशें थी। जैसे मूल्य शिक्षा की कल्पना एक सतत प्रक्रिया के रूप में होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा छात्रों को परिवार, समुदाय और जीवन से अलग न करे, मतलब ऐसा शिक्षा न दे कि वो फैमिली से ही दूर हो जाए, अपने परिवार से, अपने समाज से उसके जीवन अलग हो जाए। तो हमें इस टाइप की शिक्षा रखना चाहिए, जो मूल्य है उस जीवन का उसको भी उसको भूलना नहीं है। प्रारंभिक जो बचपन देखभाल और शिक्षा जो बोलते हैं, इसी को शामिल करने के लिए संवैधानिक निर्देश जो अनुच्छेद 45 का दायरा बढ़ाना चाहिए। इनका कहना यह था कि जो प्रारंभिक बचपन है ना, मतलब जो स्कूल जाने से पहले जो प्रारंभिक बचपन जो देखभाल होता है, और शिक्षा के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 45 आर्टिकल नंबर 45 जो नीति निर्देशक तत्व है ना, क्या है नीति निर्देशक तत्व जिसे बोलते हैं डीपीएसपी, इसमें बोला नहीं गया है, बचपन के बारे में बात नहीं की गई, शिक्षा स्तर के बारे में बात किया गया इस आर्टिकल 45 में। इसको बोला, उसका कहना यह था कि जो आर्टिकल 45 में आप उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन भी जोड़े कि प्रारंभिक बचपन और देखभाल को लेकर के, तो ये भी एक उनका रिकमेंडेशन था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की बात भी कही थी इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय जो समितियां जो सिफारिश होती है, उनका ये कहना और एक्स्ट्रा नवोदय विद्यालय मत खोलिए, जितने भी नवोदय विद्यालय है उसको आप फोकस करिए, उसको अच्छे पर्याप्त संसाधनों के प्रावधान के साथ उन्हें जारी रखना चाहिए, इन्होंने बोला है। शिक्षा के लिए संसाधन, तो पहला कदम शिक्षा के लिए जीएनपी का कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए। पहला कदम था जो बोला था कि जो गवर्नमेंट का जो जीडीपी आता है ना, आपको देखे होगी इकोनॉमी में जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से जो खर्चा को निकाल देते हैं ना, जीएनपी बचता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो जितना जो बचता है हमारा, कम से कम 6% को तो शिक्षा में खर्चा किए करना चाहिए आपको। इनकी एक सिफारिश थी जो बहुत ही अच्छा एक सिफारिश था। अब आते हैं वही जो सेकंड कमेटी है, जो जनार्दन रेड्डी कमेटी, जो कि है 31 जुलाई 1991। इस पॉइंट को भी याद रखें, कब बना है, 31 जुलाई 1991 को बना है। इसमें देखो, अब इसको देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब के बारे में। इसके बारे में मैंने अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैसे बना था, है ना। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो बना था, ये 8 से 9 मार्च 1991 को एक आयोजित करती है अपनी बैठक, जिसमें राम मूर्ति, जिसमें हमने ऊपर में देखा, राम मूर्ति जो ये जो समिति है, इनके द्वारा कुछ सिफारिश की गई थी, उनमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए। समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एनपीई मतलब मैं बता दूं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो 1986 है, ठीक है, ये विभिन्न मापदंडों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 31 जुलाई 1991 को जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में CBCABE समिति बनाई गई। कैब, केंद्रीय शिक्षा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAB क्या हो गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इनका कुछ सिफारिश था, तो जैसे कानून, कॉमन स्कूल प्रणाली होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, भी वही बोले हैं एनपीई में, है ना। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये बात करें, नवोदय विद्यालय को लेकर की बात की, योजना जारी रखनी चाहिए और मूल परिकल्पनाओं के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। तो जो नवोदय विद्यालय वाला कॉन्सेप्ट है उसको जारी रखें और कोशिश करें कम से कम हर एक जिले में एक नवोदय विद्यालय तो होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 45 का दायरा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो, इससे पहले जो ऊपर में था राम मूर्ति समिति, उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि आप थोड़ा एरिया, संविधान के जो है ना, शिक्षा के अधिकार के जो मौलिक अधिकार वाला है, उसको थोड़ा एरिया बढ़ाइए, 45 वाला जो मैंने बताया था, अनुच्छेद 45 का दायरा बढ़ाइए जो बोला था, उनका कहना यह था कि दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसका कहना था। तो जो आगे हम अभी कमेटी पढ़ रहे हैं, है ना, क्या कमेटी है ये, जनार्दन रेड्डी कमेटी, ठीक है। इसमें ये बोला गया था प्रारंभिक शिक्षा का राम मूर्ति समिति द्वारा सुझाया गया संवैधानिक संशोधन की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या बोला था कि प्रारंभिक शिक्षा को देने के लिए हमें संवैधानिक संशोधन की बात की गई थी, बट इनका कहना था कि संशोधन की जरूरत उतनी नहीं है, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। वयस्क और सतत शिक्षा, तो शैक्षिक योजना में यूएई यूनिवर्सल
एजुकेशन इन्वायरमेंट की बात करेंगे, और वयस्क की क्षमता को एक साथ बढ़ावा देने का दोहरा ट्रैक जैसा दृष्टिकोण होना चाहिए। मतलब लोगों को जो एडल्ट है उनको अच्छे से सतत शिक्षा दें तो लॉन्ग टाइम में उनका माध्यमिक शिक्षा की बात इन्होंने भी की थी कि सब चीज़ उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण एक नया टॉपिक है। तो +2 स्तर पर मौजूदा व्यावसायिक स्ट्रीम को उपयुक्त रूप से मजबूत किया जा सकता था, और जहां कहीं भी संभव हो व्यावसायिक पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं से ही शुरू किए जा सकते थे। तो ये ऐसा पाठ्यक्रम की बात किया गया था जो व्यवसाय के लिए काम है, जो बिजनेस के लिए काम है, जो लोगों को रोजगार दे सके, इस टाइप से शिक्षा की भी बात की गई थी। ठीक है, तो शिक्षा का प्रबंधन, ठीक है, शिक्षा का प्रबंधन की भी बात किया था कि जिला स्तरीय पर जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे, जिसका संचालन खुद ही करेगा वो। तो इन दो समीक्षा समितियों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को 1992 में 2 पैरा जोड़ने और 31 पैरा के संशोधन के साथ संशोधित कर दिया। ये जो कमेटी थी, सबसे पहला था राममूर्ति, दूसरा जनार्दन रेड्डी के सिफारिश के आधार पर ही जो हमारा अधिनियम बन चुका था राइट टू एजुकेशन का, जो है ना हमारा अधिनियम एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, उसमें संशोधन किया गया है ना, कुछ कुछ चीज़ें उसमें जोड़ी गई इन सभी कमेटियों की सिफारिश की वजह से। ठीक है, अगला चलते हैं गणनाम समिति। ये नॉर्मल नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है। 1983 आपको रफली एक आइडिया होना चाहिए बोल के मैंने दिया ये, है ना। ये डिम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता था, जो डिम्ड हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में सबको देखेंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या होता है, डिम्ड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, सबको डिटेल में समझेंगे। और साथ में मैं भी बताने वाला हूँ कितने डिम्ड यूनिवर्सिटी है, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस सब का डाटा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे देख लेंगे। एक दो वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे इसको भी। ठीक है, तो इसीलिए लिखा डिम्ड। अब इसको क्यों बनाया गया था? तो जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है ना, उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी था। परमिशन को थोड़ा सिस्टमेटिक करें, थोड़ा रिजिड करें, जिससे क्या होगा, परमिशन आसानी से मिलना नहीं चाहिए। तो उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन की स्थापना की भी बात कही गई थी। इन्होंने बोला था कि आप ऐसा करिए कि उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक सिस्टम में कमीशन आप गठित कर दीजिए जो बात करे। स्कूल शिक्षा अलग हो जाता है, हायर एजुकेशन थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, अगला है लिंग दोह समिति, जो 2006 में बना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए छात्र राजनीति में धन और बाहुबल की छुटकारा दिलाने के लिए 2006 में लिंग दो समिति बनाई थी। तो लिंग दो समिति क्यों बनाई थी? जो कॉलेज लेवल पे छात्र संघ जो चुनाव होता है उसको ज़्यादा पॉलिटिक्स ना करे, उसमें मतलब खर्चा को भी लिमिट करें और कम से कम हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहें, और छात्र संघ का चुनाव प्रॉपरली होना चाहिए। तो इस टाइप से कमेटियों के द्वारा सिफारिश की गई थी। इनकी अनुशंसा को उच्चतम न्यायालय ने मान भी लिया था। अगला है सैम पित्रोदा समिति, ये भी बना है 2006 में। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी बोला जाता है, भूलेंगे नहीं। क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं सैम पित्रोदा समिति को। नई व्यवस्था और वैश्वीकरण के परिवेश में बहुअनुशासनिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम आपको लाना पड़ेगा, जो अलग अलग साइंस एक दूसरे से कनेक्ट हो, और इस टाइप के हमें क्लासेस लेनी है उनकी। इस टाइप से हमारे सिलेबस को हम डिजाइन करें कि उनको व्यवसायिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होना चाहिए। ठीक है, लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई। विश्वविद्यालयों पर यह कॉलेज से संबद्धता एफिलिएशन के बोझ को कम करना इनका मेन उद्देश्य था। क्या था? विश्वविद्यालयों पर जो कॉलेज के संबद्धता के जो बोझ को, तो इस समिति ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने और भविष्य में इसके प्रसार हेतु एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनियम प्राधिकरण इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की भी बात की गई थी। क्लियर है? आपको याद रखना है सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जबकि शिक्षा का यह हाल क्या है 2006 में 0.7% है, जबकि इनका कहना है कि कम से कम 1.5% तो आपको हायर एजुकेशन में भी खर्चा करना पड़ेगा। स्कूल एजुकेशन में खर्चा बहुत होता है एज कम्पेयर टू हायर एजुकेशन। ठीक है, अगला है उच्च शिक्षा के नवीकरण तथा पुनर्भवन सलाहकार समिति, ये 2009 में बना था, जिसको हम लोग यशपाल समिति कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, हर्षपाल को, है ना। तो देश में उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए बनी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी और एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन वाले, है ना, को समाप्त कर इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के दायरे में लाने की सिफारिश की गई थी। मतलब इनका कहना यूजीसी और जितना जैसे उच्च शिक्षा नियामक जो को समाप्त कर दे, हम एक ऐसा बना दे नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के दायरे में सबको ले आए।
तो विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कृषि, प्रबंध, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिक विज्ञान आदि सबका स्कोप होना चाहिए। इस समिति ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के बारे में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जैसे IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे IIM को विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने की सिफारिश भी की गई थी। तो IIM और IIT को भी अच्छा खासा आप क्या करें, इसको डेवलप करने पे ध्यान दें, जिससे हमारा गवर्नमेंट जो रिसर्च इन R&D है, जो रिसर्च इन डेवलपमेंट है, वो हमारा अच्छे से हो सके, है ना। अगला है डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति। इनका क्या देखिए, इन्होंने बोला था कि तकनीकी शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है, और समिति ने भी बोला था कि 2% जो बजट का है उसको हमें शिक्षा के क्षेत्र में देना चाहिए। याद रखेंगे 2011 में बना था डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति, ठीक है। अगला बात है 12 ही, सॉरी 11 है ना, 11वां क्या है, KB पवार समिति 2012, KB पवार समिति 2012, ये इसका थोड़ा है इंपॉर्टेंट है ना, देख लेते हैं। तो UGC द्वारा गठित इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जो PPP मॉडल होता है, पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, है ना, इसमें होता यह है कि हम जो भी, जैसे कि अभी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ है, चाहे BSP हो, किसी को बेचना है तो इसको PPP मॉडल बोलते हैं, कि लोगों के साथ बाहरी लोग आकर के भी खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो KB पवार भी वैसी थे। इन्होंने क्या किया कि UGC द्वारा गठित इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 4 मॉडल विकल्प सुनाए हैं इनकी समितियों के द्वारा, मतलब इसी पे था इनका। सबसे पहले मॉडल 1 में आधारभूत ढांचा मॉडल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, कि जब तक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज नहीं करेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। दूसरा था आउटसोर्सिंग मॉडल, मतलब लोगों को बाहर से लाया जाए और उस हिसाब से हमें अपना बिजनेस करना चाहिए। तीसरे आपके मॉडल की बात हो गई। इक्विटी एंड हाइब्रिड मॉडल, मतलब दोनों, अब दोनों मिल के, निजी वाला जो प्राइवेट सेक्टर वाला भी है प्लस गवर्नमेंट सेक्टर वाला भी एम्प्लॉई है, दोनों मिल के जब करते हैं तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं। उसके बाद है रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल, सरकार मूलभूत ढांचे में निवेश करती है और संचालन और प्रबंधन का दायित्व निजी क्षेत्र का होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स आउटसोर्सिंग। इसमें क्या है, जिसमें सरकार मूलभूत ढांचे में प्रवेश करती है, सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है आपका, और संचालन का, उसको कैसे चलाना है, कैसे रखना है, ये आप एक किसी भी उत्तरदायित्व तो निजी क्षेत्र के कंपनी को दे दिया जाता है, जो इस चीज़ को मैनेज करे, और इसका डाटा पूरा गवर्नमेंट को देना रहता है, आप भाग नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो कुछ कमेटियाँ थी जो मैंने बता दिया यहाँ पर, है ना। लगभग हमने देखा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कमेटी, सबसे मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, सबसे पहला कमेटी राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो UGC हम पढ़ते हैं ना, इसी के रिकमेंडेशन से हुआ है, मैंने बताया है यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा आयोग नॉर्मल पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड में पढ़ेंगे कोठारी आयोग, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या बना है इसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बना है ना, कौन से इसके उस टाइम मंत्री जी से क्या क्या सिफारिश थी जिसको माना गया, 6 से 14 वर्ष को भी माना गया है, इस सबको देखेंगे। जैसे 6 से 14 वर्ष के जो शिक्षा है ना निःशुल्क, इसको आर्टिकल 21 का में संशोधन किया गया है, संविधान के 21 का में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। जब शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया ना, तब से ये जो 25% सीट की हम बात करते हैं, किसी भी किसकी बात करते हैं, 25% सीट की बात करते हैं, तो ये यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको याद रखेंगे। कोठारी समिति की मैंने बता दिया, शिक्षा नीति कोठारी समिति से, राममूर्ति समिति मैंने बताया, और जनार्दन रेड्डी समिति मैंने बता दिया, गणनाम लिंगदो सैम पीद्रोदा समिति, और ये हो गया आपका, है ना, KB पवार हो गया मॉडल के बेस पे। ये तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। मिलते हैं नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे UGC के बारे में पूरा डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।